नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। आम चुनाव से पहले आखिरी बजट के साथ वित्त मंत्री ने अपनी सरकार और पार्टी का आर्थिक एजेंडा साफ कर दिया। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं का वहीं रहा कि क्या इसी नीति से देश की विकास दर बढ़ेगी? क्या इन्हीं योजनाओं से देश तरक्की की राह पकड़ेगा? और अगर ऐसा ही था तो 10 साल पहले ये सब क्यों नहीं हो गया? इन सवालों पर मंथन सीआईआई में भी हुआ और सामने आई एक नई अर्थनीति। क्या है अरविंद केजरीवाल का अर्थशास्त्र? दिखाते हैं आपको। अर्थ श्री केजरीवाल का था। आप उनको 2 करोड़ की सैलरी दे दो, 3 करोड़ की सैलरी दे दो, वो एक एक ठेके में 500 करोड़ कमाते हैं सर। उनका सैलरी से तो पेट नहीं भरने वाला। ईमानदारी हमारी आर्थिक नीति। कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं हैं हम। हमारे आंदोलन से जुड़े उद्योग जगत। जब आम आदमी से लेकर देश के बड़े बड़े आर्थिक जानकार चिदम्बरम के अंतरिम बजट की नुक्ताचीनी में लगे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल उद्योग जगत के महामंच सीआईआई में उद्योगपतियों से रूबरू हो रहे थे। केजरीवाल को लेकर उद्योग जगत की चिंताएं तमाम थी, लिहाजा सबसे पहले केजरीवाल ने उन्हीं चिंताओं को दूर किया। So there is a very small section of industrialists in our country who are not really industrialists or businessmen. They are actually looting the country. हम उनके खिलाफ हैं, हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं हैं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। केजरीवाल उद्योगपति मुकेश अंबानी और निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने गैस कीमतों को लेकर मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। केजरीवाल के इन बयानों की वजह से जानकार लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर आपकी आर्थिक नीति क्या है? सीआईआई में केजरीवाल ने बड़ी सहजता से ये भी साफ कर दिया। That our economic policy is honest politics, ईमानदार राजनीति। We are not against capitalism, but we are against crony capitalism. लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि ईमानदारी कैसे आए? क्या मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने से पैसे का लालच खत्म हो जाएगा? सर मुझे लगता है करप्शन जो है वो लालच से आती है। आदमी का लालच होता है, उसको आप जितनी मर्जी सैलरी दे दो सर। अब मैं नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, कई मंत्री ऐसे बैठे हैं, आप उनको 2 करोड़ की सैलरी दे दो, 3 करोड़ की सैलरी दे दो, वो एक एक ठेके में 500 करोड़ कमाते हैं सर। उनका सैलरी से तो पेट नहीं भरने वाला। बातों बातों में केजरीवाल ने ये दावा भी किया कि 49 दिन के उनके कार्यकाल में दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई। केजरीवाल सहजता से उद्योग जगत के सवालों के तीर झेलते रहे और बातों बातों में उद्योगपतियों को भी अपने आंदोलन से जुड़ने का न्योता दे दिया। और आज यहाँ पे मेरा आने का मकसद है आप सब लोगों को इनवाइट करना उस नए भारत के निर्माण के लिए। मेरा आज यहाँ आने का मकसद है कि आप लोग हमें क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये सर्कल है, आप बाहर बैठ के हमें गालियां देते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। प्लीज जॉइन अस। लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी की आर्थिक रूपरेखा देश के सामने रखने और आपकी आर्थिक नीतियों पर उठ रहे संदेह को दूर करने का ये मंच था। केजरीवाल ने अपनी साफगोई से उद्योग जगत का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नेहा बाथम और आशीष महर्षि के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। आर्थिक नीति से लेकर आर्थिक भ्रष्टाचार तक अरविंद केजरीवाल की राय बेबाक थी। नारा वही था, विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये आदर्श स्थिति अमल में कैसे लाई जाएगी? केजरीवाल के सामने ये सवाल भी उठा और इस पर उनकी अर्थनीति क्या कहती है, देखिए। सरकार का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट? आई थिंक समय आ गया है जब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि सरकार का काम क्या है। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे किसी भी तरह की कृषि हो, सरकार के 3 काम तो सबसे जरूरी हैं। एक है सुरक्षा देना, सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। दूसरा काम है न्याय देना, जस्टिस। और तीसरा काम है भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार प्रशासन देना। बजट के दिन केजरीवाल की हुंकार। मेरे दादाजी की एक कॉटन मिल थी, मेरे दादाजी की एक ऑयल मिल थी, और मैं देखा करता था कि एक छोटा सा इंस्पेक्टर आ जाए इनकम टैक्स का। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कमिश्नर था। एक छोटा सा हमारा इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत पतली कर देता है। क्यों? कोई गुनाह किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कोई गुनाह किया बिजनेसमैन ने,
24 घंटे बिजनेसमैन तपता है, 24 घंटे मेहनत करता है, और वो क्या बिजनेसमैन अपने लिए पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है और इतनी चैरिटी करता है, अपने परिवार को पालता है, कोई गुनाह तो नहीं करता। लेकिन हमारा सिस्टम जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया गया है कि एक छोटे से छोटा इंस्पेक्टर आके भी डरा के चला जाता है हम लोगों को। भ्रष्टाचार पर जमकर गरजे केजरीवाल। मुझे लगता है इस देश के 99% लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग अपने शांति से धंधा करके बच्चों को पालना चाहते हैं, पर वो एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है। जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट किया गया है कि लोगों को बेईमानी करनी पड़ती है। फिर ईमानदारी का ज्ञान दे गए केजरीवाल। डेढ़ महीने की सरकार और 1.5 साल की पार्टी और फिर CII से आपकी आर्थिक नीति देश देख रहा है, दुनिया भी देख रही होगी। सरकार का हलक सूख रहा होगा तो विरोधी की सांसें अटक रही होंगी। CII के कार्यक्रम में केजरीवाल गरजे तो गरजते ही चले गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते ही चले गए। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ यही जताने और बताने की कोशिश की कि वो 1.5 महीने की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र के भी बड़े ज्ञाता हैं। एक होती है नीड बेस्ड करप्शन, एक होती है ग्रीड बेस्ड करप्शन। नीड बेस्ड करप्शन की मेरा काम ही नहीं चल रहा, मेरी सैलरी बड़ी लो है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता मैं, उतना तक तो आदमी जस्टिफाई करता है कि मैं तो हमारे जैसे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी तनख्वाह कम थी, तो ये उन दिनों में मैं तो 97-98 में इनकम टैक्स में था, तो बात होती थी भाई अगर इनकी तनख्वाह 15,000 कर दो, 20,000 कर दो तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो मन में आता था भाई इनको 15,000 तक की करप्शन ही करनी चाहिए, फिर महीने में उससे ज़्यादा की करप्शन नहीं करनी चाहिए, जितना काम चल जाए उतने की। सर मुझे लगता है करप्शन जो है वो लालच से आती है। आम आदमी की वकालत करने वाले अरविंद केजरीवाल CII के कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का मंत्र समझा रहे थे और भ्रष्टाचार को देश की तरक्की से जोड़ रहे थे। So I think the corruption disadvantage that you face in international market, अगर भ्रष्टाचार दूर होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल कम डाउन वेरी ट्रेमेंडसली। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हमारा एक वॉलंटियर बता रहा था, वो एक ढाबे पे चाय पीने जाता है। उसने कहा जी मैं अभी पिछले हफ्ते जब चाय पीने गया, वहाँ पे वो 8 रुपए की चाय देता था पहले, उसने 6 रुपए की चाय कर दी। तो उसने पूछा भाई 6 रुपए की कैसे कर दी? कहता है जी पिछले हमेशा हर महीने मुझे पुलिस को इतना पैसा देना पड़ता था, पिछले महीने पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया, तो मैंने अपने चाय की कॉस्ट कम कर दी। मुझे लगता है अगर रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, एंड आई थिंक आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम मच बेटर इन इंटरनेशनल मार्केट। अथश्री केजरी कथा में आम आदमी का सरदार यही बोला, सरकार के 3 काम बेहद जरूरी हैं, सुरक्षा, न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। यही हम लोग जब बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, इंडियंस डू सो वेल, पर अपने देश के अंदर अगर एक छोटा सा धंधा शुरू करना हो तो सरकार मतलब नाक में दम कर देती है। दे डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। So I think we are first class citizens who are victims of third class governance. If we improve governance, I think the business would also improve, and I'm very sure that India can actually become a superpower, because जो दिमाग इंडियंस का है मुझे लगता है वो दिमाग आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि आज रिश्वतखोरी की वजह से धंधा करना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण दिल्ली की यमुना पर भी दिया। यमुना को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यमुना को जानबूझ के करप्शन, पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए सर यमुना पे, उतनों में तो एक नई यमुना बन जाती मुझे लगता है, जितने करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए। तो एट द एंड ऑफ इट सब चीजों के नीचे भ्रष्टाचार ही नजर आता है। जन लोकपाल पर केजरीवाल सरकार गिर गई, लेकिन उनकी दूर की सोच CII में नजर आई। केजरीवाल ने विकास के कटघरे में सरकार को घेर लिया। कई पार्टीज कहती हैं, कई सरकारें कहती हैं हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। सरकारें कभी विकास नहीं करती, लोग विकास करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, लोग धंधा करते हैं, विकास उससे होता है। अथश्री केजरी कथा ने यकीनन आज कांग्रेस को भी छलनी किया होगा और बीजेपी को भी। अब केजरीवाल का ये तीर कितने निशाने पर लगता है, लोकसभा चुनाव में ये भी साफ हो ही जाएगा। नेहा बाथम के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। मंच चाहे जो भी हो,
केजरीवाल की अपील हमेशा यही होती है कि उनके अभियान से तमाम लोग जुड़े। उद्योग जगत के महामंच से केजरीवाल ने यही गुहार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि ना तो वो उद्योग जगत के खिलाफ है और ना ही निजीकरण के। इस भरोसे पर कैसी रहे उद्योग जगत की प्रतिक्रिया, दिखाते हैं आपको। इसको बदलना पड़ेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के मंच पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का आर्थिक एजेंडा पेश किया। केजरीवाल देश के बड़े उद्योगपतियों के सामने अपनी आर्थिक नीति रख रहे थे और देश को आपकी आंखों से नई राह दिखा रहे थे। केजरीवाल के भाषण में एक तल्खी थी, एक गुस्सा था मौजूदा सरकार के खिलाफ और देश में घट रहे आर्थिक घटनाक्रम के खिलाफ। फिर केजरीवाल की इन नीतियों पर तालियों की गड़गड़ाहट भी मिली और कारोबारियों की तरफ से तारीफें भी। मुझे खुशी होती है ये आपको बताने में कि टॉप 10 में 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ये नहीं कि एक पार्टी चाहती दूसरी नहीं चाहती, सब चाहती है। सब जानते हैं कि जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तब तक जॉब्स नहीं बनेंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल सबने पॉजिटिवली चीज कही है। अब थोड़ी चीजें इधर उधर सबकी अलग अलग होती हैं। जो उनकी जो स्पीच थी वो स्पीच उन्होंने यही कहा कि वो एंटी बिजनेस या एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि बिना इंडस्ट्री के जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है और यही उन्होंने यहाँ पे कहा है। डू यू थिंक ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट? Well, his views seem good now. It's difficult for me to tell whether he is capable of implementing them. अपनी आर्थिक नीतियों में केजरीवाल प्राइवेट सेक्टर की तारीफों के पुल बांध गए और ये भी कह गए कि युवाओं का भविष्य निजी क्षेत्र ही संवारेगा। नेहा बाथम और मनोज कुमार के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। केजरीवाल ने तो अपनी अर्थनीति साफ कर दी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से कितने अलग हैं? ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। इन दोनों ने भी उद्योग जगत के साथ अपनी राय साझा की, लेकिन क्या फर्क था, खुद देखिए। देश की राजनीति में ये तीनों सूरमा अपना आर्थिक एजेंडा पेश कर चुके हैं। पिछले साल अप्रैल में CII के सालाना समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आर्थिक नीतियों पर बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने बिजनेस, इकोनॉमी, राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार लोगों के सामने रखे। राहुल गांधी के इस भाषण ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। We need to use the energy generated by this movement of people and ideas, the force that this movement is generating, and we need to use it to empower everybody. इसके बाद नरेंद्र मोदी को भी बोलने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी ने इस आर्थिक चर्चा में देश के विकास की बात अपने अंदाज में की। गुजरात को आगे रखते मोदी देश की दशा और दिशा दोनों पर बोले। और अब बारी केजरीवाल की आई। ये तीनों दिग्गज ही अपनी आर्थिक नीतियों पर बोल गए। अब सवाल यह है कि कौन अपनी बातों से जनता को कितना लुभा गया। इसका फैसला लोकसभा चुनाव में होगा और जनता के वोट से होगा। आज तक ब्यूरो।